हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमरदीप और मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे। पेपर में यह भी क्वेश्चन आता है कि भारत में जो जिस प्रकार से चुनाव होते हैं उस प्रकार में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। ठीक है, कमी दी गई देखी गई है कि बहुत ही ज़्यादा चुनाव के अंदर कमी है। तो उसके लिए आपसे सुझाव मांग रही है कि आप क्या सुझाव देना चाहोगे जिससे चुनाव हो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। ये तो देखो, हमने देखा है आंसर, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने ये देखा है कि भारत के अंदर अपराधी, क्या बोला मैंने, अपराधी जो होते हैं, ठीक है, वो चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? किसके लिए? नेता बनने के लिए। नेता बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो क्या, एक बात बताओ, हम सुझाव क्या दे रहे? ठीक है, अगर हमने कमी देखी तभी तो हमने सुझाव दिया है। क्या कमी देखी? कि अपराधी जो होते हैं, ठीक है, वो इलेक्शन में खड़े हो जाते। तो क्या किसी अपराधी को नेता बनने का हकदार है? क्या पूरे देश को चलाने का अधिकार है उसको? नहीं है भाई, उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे देश के चुनाव में कमी है। क्या है? कमी है। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारतीय चुनाव जो प्रणाली है उसके अंदर क्या क्या कमी है। ठीक है, जब भारत में चुनाव होते हैं उसके अंदर क्या क्या कमी है, तो जो कमी है वही हम सुधार करवा रहे हैं। तो कमी और सुधार का दोनों एक साथ का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आगे देखो, अपराधी वाला हो गया। दूसरा, हमारे देश के जितने भी अभी तक तो नेता बने हैं सारे के सारे अनपढ़ बने हैं। कुछ नेता हैं जो पढ़े लिखे बने हैं, ऐसा नहीं है, अनपढ़ नेता बने हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो नेता हैं वो अनपढ़ होते हैं। अगर वो स्पीच भी देते हैं तो पढ़ पढ़ के स्पीच देते हैं। बात समझ आ रही है? तो हमें अनपढ़ नेता की जगह पढ़े लिखे नेता को चूज करना चाहिए। यानी कि क्या कर देना चाहिए? हमें शिक्षा निर्धारित कर देना चाहिए। ऐसा हम सुझाव देंगे ना कि देखिए सर जी, ऐसा है चुनाव आयोग जी कि हमारे देश के अंदर आप इलेक्शन करवाते हो तो आप ये भी तय कर दो कि इतने पढ़ने वाला इंसान ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। जैसे एसआई के एग्जाम, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए, और यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी के एग्जाम के लिए क्या करना होता है? एसएससी जगह तो खैर 12th लेवल पे भी होता है, लेकिन एसआई, इंस्पेक्टर और जो बाकी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन काफ़ी जरूरी होती है। कितने एग्जाम है जिसमें 12th पास होना जरूरी है, और कितने ऐसे एग्जाम है जिसमें 10th पास होना जरूरी है। यानी कि शिक्षा निर्धारित कर दी गई है। ऐसे ही इलेक्शन में भी क्या कर देना चाहिए? निर्धारित कर देना चाहिए। क्या? शिक्षा। ताकि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो पहले आपको इतनी शिक्षा पूर्ण करके ही आना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट ये होता है परिवारवाद। परिवारवाद। अब परिवारवाद का नाम लेते ही सबसे पहले कौन सी पार्टी आ जाती है? बता दो, आप ही बता दो कमेंट में। मैं तो बता ही रहा हूं। कौन से? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में परिवार ऊपर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है, इंदिरा गांधी बना, राजीव गांधी बने, ठीक है, फिर उसके बाद अभी राहुल गांधी पूरे झंडा गाड़ने पे तुले हुए हैं। बात समझ आ रही है? तो ये परिवारवाद को क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है? कि जो हम फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के देखो भाई, देखो। इसे कहते हैं हम प्रथम खंभा पार प्रणाली। प्रथम खंभा पार प्रणाली। ठीक है, ये है प्रथम खंभा पार प्रणाली। तो इसको हटाकर हमें किस प्रणाली का यूज करना चाहिए? हमें करना चाहिए समानुपातिक, एक मिनट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली का हमें यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर देखो। वैसे यहां पे ही बता देता हूं क्या होता है कि जिस नेता को जितने जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उसको सीटें दी जाएगी। ये होता है समान अनुपातिक, यानी कि समान अनुपात में डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए? अपराधी हो गया है, नेता हो गया जो कि अनपढ़ था वो हो गया, परिवारवाद हो गया है, और प्रथम खंभा पार प्रणाली हो गया है। ठीक है, और 5वां पॉइंट है कि हमें
पैसे निर्धारित कर देना चाहिए, पैसा निर्धारित करना चाहिए। अब बोलोगे पैसा कैसे निर्धारित होगा, संपत्ति कैसे निर्धारित होगा, तो ध्यान रहे निर्धारित होगा। कितने आपने इलेक्शन में देखे होंगे जो नेता होते हैं वो जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं जीतने के लिए, है नहीं। किसी को कंबल बंटवा दिया, किसी को साइकिल बंटवा दिए, ठीक है। बिहार में देखते हो स्कूलों में लैपटॉप, साइकिल और पता नहीं क्या क्या बंटवा देते इलेक्शन के चक्कर में, वोट को लेने के चक्कर में। तो संपत्ति पर क्या कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब ऐसा नहीं कि रोक दे भाई तुम 1 भी रुपये नहीं खर्च, यानी कि लिमिटेड बाउंडेशन लगा दे कि अब इतने पैसे से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कौन करता है, चुनाव आयोग करता है, ठीक है। तो ये भी हमने कमी देखा तो सुधार किया, ये भी हमने कमी देखा तो सुधार किया। ये कमियां भी हो रही है, साथ साथ में हम सुधार भी कर रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं। और छठा पॉइंट क्या है कि भाई लोकसभा है, ठीक है, क्या है, लोकसभा और विधानसभा। कहां, विधानसभा। तो लोकसभा में और विधानसभा में, इन दोनों में भाई महिलाओं के लिए ना कुछ सीटें आरक्षित करनी चाहिए, कुछ सीटें आरक्षित करनी चाहिए। बात समझ आ गई है, क्योंकि महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सीट आरक्षित नहीं है। कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। तो और विधानसभा में तो वहाँ पे आरक्षित करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हम जरूरी मानते हैं और ऐसा करना भी चाहिए, देश के लिए काफी अच्छा होगा और महिलाओं को भी थोड़ी सी भागीदारी मिलेगी राजनीति में। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ना, एक तो सुझाव दिया वो और जो कमियां था वो। तो आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत में अंतर बताओ। यानी कि साधारण बहुमत है, यानी कि जो साधारण तरीके से जो चुनाव कराई जाती है और जो साधारण तरीके से बहुमत प्राप्त होता है, यानी कि वोट प्राप्त होता है उसके अंदर, और पूर्ण बहुमत में जिसमें ज्यादा मत प्राप्त होते हैं उसके अंदर, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। तो आओ देखते हैं डिफरेंट क्या है साधारण बहुमत में और किसमें, पूर्ण बहुमत में। ये टोटल 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, ये भी अलग ही क्वेश्चन भी 6 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मैं समझा रहा हूं। देखो अभी मैं समझाने के बाद 2 मिनट के लिए हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने पर जीत जाते हैं, यानी कि जो भी सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा वो जीत जाएगा। जो प्रथम खंबापार प्रणाली था जिसके सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो जीत जाता है। लेकिन पूर्ण बहुमत के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 50 + 1, आधे से एक ज्यादा वोट लाना क्या होता है, प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आधे से एक वोट ज्यादा नहीं लाओगे तब तक आप नहीं जीतोगे, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें उम्मीदवार को कुल मतों का कुछ ही प्रतिशत प्राप्त होता है, कुछ ही प्रतिशत प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 4 पार्टी हो, ठीक है, 4 पार्टी हो, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई और कांग्रेस पार्टी हो गई और बहुजन समाज पार्टी हो गई, ठीक है। और टोटल 100% वोट है, तो 100 में से 35 इसको मिल गई, है नहीं, 30 और 20 और मान लो यहाँ पे 15 मिल गई, ठीक है। तो जीतेगा कौन, यहाँ जीत जाएगा 35 वाला, 35 वाला जीत जाएगा। बात समझ आ रही है। और ये 35 वाला जीत जाएगा तो देखो इसको 35 लोग तो लाइक करते हैं, लेकिन जो 65 लोग हैं वो क्या करते हैं, वो डिसलाइक करते हैं। बात समझ आ गई, वो डिसलाइक करते हैं। तो हुआ ना, मतों को कुछ ही प्रतिशत प्राप्त होता है। लेकिन इसके अंदर यानी कि इसमें जो उम्मीदवार होता है इसको कुल मतों का आधे से, अगर मान लो 100% वोट है तो इसको 50 + 1 लाना जरूरी होगा, तभी तो अनदर पार्टी के पास जितने पार्टी होंगे उनके अंदर 49% में डिवाइड होगा, फिर 49% होगा, कितने भी हो। बात समझ आ रही है। तो 50 + 1 में लाना इसमें जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें चुनाव की जो प्रक्रिया है वो काफी सरल है, बहुत ऐसा एक बार में फैसला आ गया ना, है ना, तो बहुत ही ज्यादा सरल है। और इसमें चुनाव की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। क्यों जटिल है, अभी देखो, क्योंकि इसमें एक बार में उम्मीदवार का फैसला हो जाता है, उम्मीदवार का फैसला एक बार में हो जाता है। चुनाव हुआ, ये लो फैसला, चुनाव हुआ, ये लो फैसला, जिसके सबसे ज्यादा है वो जीत जाएगा। बात समझ आ रही है। लेकिन इसके अंदर अब किसी के ज्यादा, किसी के कम, किसी के मान लो कुछ डिफरेंट भी हो गया, अगर 30, 20, 50 भी हो गया और ऐसा हो गया, मतलब कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आधे से एक ज्यादा किसी पार्टी को नहीं मिली तो वो जीतेगा नहीं, तो वो जीतेगा नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, बार बार चुनाव करवाए जा सकते हैं, बार बार चुनाव करवाए जा सकते हैं। मैंने बोला है करवाए जा सकते हैं, करवाए जाते नहीं है, करवाए जा सकते हैं। यानी कि एक बार में अगर फैसला नहीं हो पाया तो अगली बार चुनाव होगा, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि इसमें ज्यादा खर्चा हो जाता है, एक बार में फैसला आ जाएगा, इसमें ज्यादा खर्चा हो जाएगा, और इसके अंदर कम खर्चा होता है, मिस्टेक हो गया,
इसके अंदर कम खर्चा होता है क्योंकि एक बार में फैसला आ जाएगा, और इसमें बार बार जब चुनाव करवाएंगे ना तो ज़्यादा फैसला है, मतलब ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इसमें अधिक खर्चा क्यों आएगा? क्योंकि बार बार चुनाव, अब एक ही चीज़ को तुम बार बार करोगे तो उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होगा, और एक बार में ही वो काम हो गया तो पैसा खर्च होगा ज़्यादा? नहीं होगा खर्च। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, कम समय लगता है। कम समय का मतलब एक बार में जब काम हो जाएगा तो टाइम कम नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, कम लगेगा टाइम। लेकिन इसके अंदर बार बार अधिक टाइम बार बार जब काम करोगे, एक ही काम को बार बार करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। बात समझ आ रही है? ये मतलब कोई भी काम करो, ठीक है, और एक बार में काम हो जाता है तो टाइम भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है। लेकिन उसी काम को अगर हम बार बार करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। एक लिस्ट बना रहा हूँ, उस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना। वो इसलिए क्योंकि पिछले पार्ट के वीडियो में मतलब वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने ये बताया था कि कितने ऐसे देश हैं जो कि 16 वर्ष के बच्चे भी वोट देते हैं। तो उन देशों के नाम, और जो 17 वर्ष के वो जो स्टूडेंट्स हैं या फिर लोग हैं या फिर युवा व्यक्ति हैं वो वोट देते हैं, मतलब कौन कौन से देश हैं जिनमें इन वर्ष के जो बच्चे हैं और जो लोग हैं वो वोट देते हैं। तो उसकी लिस्ट मैं बनाया तो आप स्क्रीनशॉट ले देना। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स देखो ये है लिस्ट, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री में कितने कितने एज के जो लोग हैं वो वोट देते हैं। देखो भारत के अंदर तो 18 वर्ष के लोग वोट देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष के 16 प्लस, ठीक है, और ब्राजील में 16 वर्ष, उत्तर कोरिया में 17 वर्ष के लोग वोट देते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में 16 वर्ष। मैंने बताया था वीडियो के लास्ट पार्ट में कि कितने ऐसे देश हैं जो कि 16 वर्ष के लोग वोट देते हैं। तो हमारे देश में क्या कर दिया गया, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया। ठीक है, इंडोनेशिया में 17, और यह है इथियोपिया, ठीक है, इसके अंदर कितने हैं, 17 वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं। सूडान के अंदर भी 17 वर्ष के, यानी कि 17 वर्ष के, देख रहे हो कितने सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, आगे दक्षिण कोरिया में से 19 वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं, और जापान में 20 वर्ष के दे सकते हैं, और ताइवान में भी 20 वर्ष के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। तो ये सारे वोटिंग एज है, और ये सारे कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में क्या है, वोटिंग एज दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो और इसी के साथ हमारा चैप्टर दोनों ही खत्म होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। बाय।